आप सुन रहे हैं एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी, उनकी आत्मकथा है यह। अब तृतीय भाग को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले कहानी को तनिक पूर्व से ही पढ़ेंगे ताकि कथा भली भांति ये आत्मकथा आपको समझ में आ जाए। और आप इसके जो पूर्व की वीडियो में प्रश्न आपने देखा होगा तो उसको भी आप अगर जो पुनः देखना चाहें और उन प्रश्नों को हल करना चाहें तो भली भांति कर पाएँ। इसीलिए मैं तनिक पूर्व से ही इस कहानी को आरंभ करूंगा और आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप भली भांति इस कहानी को मनन कर पाएँ, चिंतन कर पाएँ, समझ पाएँ। तो ये कथा आगे बढ़ती है। स्थिति यह हुई कि एक बाउंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती। अब बता रही हूँ कि हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। पिताजी के लिए तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, यानी विशेष होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़ाए, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान नहीं था। ऐसा बता रहे हैं कि भाई क्या कहर बरपा होगा, क्या वहाँ पर उन्होंने किया होगा, इसका तो मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाएं, तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लाऊं। यानी उनके पिताजी बता रहे हैं कि तेरे विषय में जब मैंने ऐसा कुछ सुना तो भाई उन्होंने आग्रह किया कि अपने बेटी को आप ले जाइए, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। ऐसा उनके पिताजी बता रहे हैं कि भाई तुम लोगों के नाते कॉलेज चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कह आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, यानी वो चुप हुई।
एकदम एकदम चुप थी। कौन? मन्नू भंडारी जी। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। यानी जो कुछ भी हो रहा था उनके सामने सब कुछ सत्य ही सत्य था, पूर्ण रूप से सत्य था। एक घटना था पूर्ण रूप से आज़ाद, एक घटना और था, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया जा रहा था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ का अर्थ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। यानी दकियानूसी का अर्थ यानी प्राचीनतम विचारों के मनुष्य थे और आकर पिताजी से बोलने लगे। उनके ऊपर अपनी भड़ास, अपनी जो क्रोधावेश अग्नि थी वो आकर पिताजी पर ही उतारने लगे। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, यानी ऐसा कह रहे हैं कि अरे उस मन्नू की तो मती मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे यानी उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती रही है और आगे इसी प्रकार से हुड़दंग मचाती फिर रही है। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? आप क्या समझ रहे हैं यह सब शोभा देता है? ऐसा वो महाशय आकर बोल पड़ते हैं मन्नू भंडारी जी के पिताजी को। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, यानी भभकते रहे, गुस्साते रहे, वो भड़कते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। ऐसा उनके पिताजी बोलते हैं कि अब इसको बाहर नहीं निकलने देंगे। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बलाला, क्षमा करें अम्बालाल, उन डॉक्टर का नाम क्या था? प्रतिष्ठित थे वे अत्यंत, और अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहती हो? भंडारी जी घर से निकला भी नहीं करते। तो ऐसा वो बोल रहे हैं महाशय कि क्या तुम घर में घुसी रहती हो? और भंडारी जी जो हैं वो तो भाई, भंडारी जी कौन? उनके पिताजी, उन्हीं के विषय में बातें की जा रही है कि भंडारी जी तो भाई घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। यू हैव मिस समथिंग। अब वो बोलते हैं कि भंडारी जी यू हैव मिस समथिंग, यानी आपने कुछ लॉस कर दिया, खो दिया। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। अब वो सोच रहे हैं कि भाई आज पीछे अगर जो मैं मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, क्या स्पीच थी उस समय। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के
यों धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। यानी ये सब उनका ही परम आश्रय था, परम उनका ही उपाय था, परम उत्साह उनके द्वारा ही मुझे प्रदत्त हुआ था कि मैं उतना बोल पा रही थी, ऐसा बता रही हैं मन्नू भंडारी जी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, प्रेरणा दिया, ऐसा बता रही हैं। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। यानी बता रही हैं कि कितनी तरह के अंतर विरोध हैं, यानी अपने मन में चलने वाले द्वंद्वों से वो जूझ रहे थे। तो इसका तो अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। एक कोर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। ऐसा अपने पिता के विषय में बता रही हैं मन्नू भंडारी जी कि एक और वो चाहती थी, मतलब उनके पिताजी चाहते थे, क्षमा चाहता हूँ, वो मन्नू भंडारी जी बता रहे हैं कि एक और तो विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा थी पिताजी की, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उनकी एक अलग सजगता थी, यानी उसके प्रति वो सजग थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था कि जो दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? अब वो मन्नू भंडारी जी कह रही हैं कि पिताजी को शायद यह बात क्या मालूम नहीं थी कि सामाजिक छवि को अच्छा करना चाहते थे वे, और एक कोर को, विशिष्ट कोर को उत्तम बनाना चाहते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में उनको निकाला गया था। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यानी उनको बैन कर दिया गया, उनको नकार दिया गया कि आप क्लासेस अब नहीं कर सकते। कौन सी क्लासेस? इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस जो थी वो बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश था, आना जाना स्कूल में, वो निषिद्ध कर दिया गया, मना कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर ही इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने दह खुशी बिला गई। यानी ऐसा बता रही हैं कि जीत की खुशी, यानी 3rd ईयर जब शुरू हुआ तो इसकी खुशी तो हमें कुछ पता नहीं चली, क्योंकि सबसे बड़ी चिर प्रतीक्षित यानी बहुत ही लंबे समय से जो प्रतीक्षा हम कर रहे थे, आज़ादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संग्राम का जो यश प्राप्त करना चाहते थे हमारे वीर सैनिक सपूत, वो उन्हें प्राप्त हुआ। क्योंकि बहुत ही वर्षों पश्चात ये चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने आ जाने के बाद वो छोटी सी खुशी बिल्कुल बिला गई, दह गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को हमें सबसे महान, प्रसन्नचित्त कर देने वाली ये प्रशंसनीय उपलब्धि मिली, देश को आज़ादी मिली, ऐसा वो बता रही हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को सुनने के पश्चात आप सभी उस प्रश्न अभ्यास पर पुनः जाइएगा और देखिएगा कि एक एक प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यदि किसी प्रश्न को आप भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी मुझे बताइएगा और मैं उसके विषय में अवश्य ही पुनः कुछ बताने का प्रयास करूंगा, उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्षमा चाहता हूं, प्रयास मैंने बोल दिया तो सुधार करने से ही सुधार होता है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।